हेलो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म पे, या फिर आप कह सकते हो इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं पे। तो देखो ये किनसे क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, वही चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे क्या होती है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, तो उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा न्यू टॉपिक आता है अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म या फिर रासायनिक अभिक्रिया। तो ध्यान, यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है, ध्यान से देखना। पहला गुण आप जानते हो अम्ल, नीले लिटमस को, देखो पहला गुण आपको यही समझ में आ जाएगा, नीले लिटमस, या फिर आप नीला कर सकते हो, शब्द अच्छा लगेगा। नीले लिटमस पेपर को अगर अम्ल में डाला जाता है, डुबोया जाता है, तो किस में बदल जाता है, लाल रंग में चेंज हो जाता है। पहला गुणधर्म अम्ल का यही था। दूसरा देखो क्षार, क्षार क्या करते थे, लाल लिटमस ले लो आप, लाल लिटमस पेपर को यदि आप क्षारीय विलयन में डुबोगे, क्षार का विलयन में, तो ये क्या हो जाता था, नीला हो जाता था। पहला गुणधर्म आपके क्लियर हो जाना चाहिए, अम्ल लाल लिटमस, नीले लिटमस को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीला करते हैं। पहला। दूसरा देखो अम्ल की धातु से अपन क्रिया की बात करते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अम्लों की धातु से क्रिया या धातुओं से क्रिया, एक से अधिक भी करा सकते हो, तो धातुओं से क्रिया, क्रिया बोल सकते हो आप, अभिक्रिया बोल सकते हो। ध्यान से समझना भाई इसको, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्लियर है। अब देखो अम्ल की धातु से क्रिया, यानी कि कोई भी अम्ल लो आप, उसकी अगर धातु से क्रिया कराओगे तो क्या बनता है, तो ध्यान देना, जब भी किसी अम्ल की धातु से क्रिया कराई जाती है तो एक तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपको एक शॉर्टकट में लिख दूं, अम्ल क्या करते हैं, धातु से क्रिया करेंगे, और धातु से क्रिया करके क्या करते हैं, यहाँ पर लवण बनेगा और प्लस में हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है। ये हमारा हो जाएगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अम्ल में आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर जिंक धातु हमने ले ली। धातु आप जानते हो टोस होती है, टोस, इसकी क्रिया किससे करा दें हम, अम्ल से। जैसे अम्ल के रूप में आप H2SO4 ले लीजिए, ले लिया आपने H2SO4। आप इसी धातु की अभिक्रिया, ध्यान दो, जिंक की अभिक्रिया, आप H2SO4 अम्ल की जगह क्या ले लो, HCl भी आप अम्ल ले सकते हो। पर ध्यान रहे, अम्ल जो लोगे आप वो क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए। एक तो एक्वस, एक्वस मतलब जलीय विलयन में, मतलब जलीय विलयन में तो तनु रहेगा ही सही। तो यहाँ पर आप आगे भी लिख सकते हो कि तनु H2SO4, यानी कि तनु क्या ले रहे हो आप, अम्ल ले रहे हो। ऐसे ही आप यहाँ भी लिख सकते हो तनु HCl, और पीछे ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझने के लिए लिख रहे हैं HCl। अब ध्यान दो, अम्ल हमने ले लिया, अम्ल क्या कर रहा है, यहाँ पर धातु से क्रिया करेगा या धातु अम्ल से क्रिया करेगी, तो लवण और क्या बनने वाला है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। तो देखो हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगी, जिंक धातु, जिंक धातु में यहाँ पे कर देता हूँ, ये जिंक धातु थी, इसने अम्ल से क्रिया की, तो देखो SO4 से, जिंक से SO4 क्रिया करेगा, ये किस में टूटेगा, दो तो H प्लस में और SO4 -2 में, SO4 का -2 Zn के +2 से क्रिया करके एक तो आपके पास लवण बन जाएगा जिंक सल्फेट का, ZnSO4 आपके पास क्या होगा, लवण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। नाम होता है इसका जिंक सल्फेट, बन गया आपके पास। और प्लस अब बचा क्या, देखो जिंक ने SO4 से क्रिया कर ली इसमें, और ZnSO4, और बचा क्या, H2। तो ये H2 क्या होती है हमारे पास, गैस के रूप में निष्कासित हो जाती है। क्लियर है। देखो अम्ल ने धातु से क्रिया की, लवण और हाइड्रोजन गैस बन गई, यही तो बनाना था। अब आप अम्ल की जगह H2SO4 की जगह कोई सा भी अम्ल ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो देखो यहाँ पर आप क्या ले लो, जिंक धातु की क्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराओगे तो क्या बनेगा, देखो इसको हटा देता हूँ मैं, समझने के लिए एक ही बात है। तो यहाँ पर जिंक Cl से क्रिया करेगा, तो आप जानते हो जिंक की संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। तो यहाँ पर Zn और +2 होती है, तो क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, क्लोरीन की -1 और जिंक की 2, तो जिंक क्लोराइड आपके पास बन जाएगा, बन गया। अब इसके बाद देखो जिंक क्लोराइड बनने के बाद आपके पास निकलता क्या है, H2 गैस,
रिएक्शन में H2 गैस निकलेगी तो संतुलित करना जरूरी है। जिंक ने क्रिया कर ली, ये बन गया और H2 गैस निकल गया। अब देखो H2 यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 लगा दो आप, तो देखो 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर जो H2 के रूप में निकल गए, 2 क्लोरीन ने जिंक से क्रिया कर ली, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर H2 गैस का निष्कासन। अब आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जब आप जिंक धातु के ऊपर H2SO4 डालोगे या H2SO4 की क्रिया कराओगे या HCl की क्रिया कराओगे तो क्या होगा, तो H2SO4 कराओगे जिंक सल्फेट का लवण बनेगा और H2 गैस निष्कासित होगी, जिंक क्लोराइड का लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। अब इसे समझने के लिए अपन एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। देखो तो ये 2 एग्जाम्पल तो यहाँ पर आपके लिए मैंने बता दिए हैंड टू हैंड। अब देखो इसका एक प्रयोग करके देखते हैं। अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पर एक स्टैंड ले लिया। अब इस स्टैंड पे आप क्या कर दो, एक क्लिप आती है देखो प्लास्टिक की या लोहे की भी आती है, जिसकी सहायता से एक परख नली, कांच की नली का होती है एकदम ट्रांसपेरेंट गोल ऐसी, तो एक परख नली लगा दी अपन ने। तो ध्यान देना, एक स्टैंड लिया, क्लिप की सहायता से इसमें ये परख नली लगा दी। परख नली के ऊपर कोर्क से, ढक्कन से क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसमें एक छेद कर दिया बारीक सा, जिसमें से एक नली का अपन ने लगा दी। नली कोई सी भी ले सकते हो आप, कांच की लो, प्लास्टिक की लो, या कोई सी भी एक नलची निकाल सकते हो। तो नली का ले ली, जिसको अपन निकास नली बोल दिया अपन ने। अब देखो इसमें अपन ने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर दानेदार जिंक के टुकड़े ले लिए। जिंक धातु थी उसको फोड़ लिया अपन ने, क्रश कर लिया, तो दानेदार जिंक धातु के क्या हो जाएंगे, टुकड़े ठोस अवस्था में ही रहेंगे। ले लिया। अब आप क्या करोगे, अम्ल से भी क्रिया कराओगे तो उसमें आपने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। तो ये तनु H2SO4 डालोगे आप, सांद्र नहीं डालोगे क्योंकि तनु जल्दी क्रिया करता है यहाँ पे। तो तनु H2SO4 डाल दिया आपने। जैसे ही दानेदार जिंक के टुकड़े पे आप परख नली में लेकर तनु H2SO4 डालोगे, डालते इसको कोर को वापस बंद कर दो आप। बंद करने के बाद अब आप जानते हो अभी क्रिया तो होगी यहाँ पर, तो जिंक धातु क्या करेगी, H2SO4 से क्रिया करेगी, तो जिंक SO4 से क्रिया करके एक तो ZnSO4 बन जाएगा और बची क्या, H2। ये H2 क्या होगी, गैस के रूप में, बुलबुलों के रूप में निकल जाएगी। तो ये मैं बुलबुले बना देता हूँ, किसके, H2 गैस के। तो यहाँ लिख देंगे H2 गैस के बुलबुले, या फिर H2 गैस ही लिख देते हैं हम। देखो H2 गैस लिख दी। हम जानते हैं कि जिंक धातु SO4 से क्रिया, यहाँ H2SO4 से क्रिया करेगी तो ZnSO4 बन जाएगा, H2 बचेगा। वो H2 गैस रहेगी, गैस रहेगी तो ऊपर उड़ेगी, तो ये गैस क्या हो जाएगा, हम ऊपर की ओर जाते हुए दर्शा देंगे। दर्शा दिया हमने। अब ये ऊपर कहाँ जाएगी, यहाँ तो आपने बंद कर ही दिया ढक्कन लगा के, कोर्क लगा के। अब यहाँ इस छिद्र में से एक नलची डाली हुई थी, उस नलची में से क्या होगा, ये जाएगी। तो इस नलची की सहायता से इसको अपन H2 गैस को क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल कर अपन एक और पात्र लेंगे, उस पात्र में क्या कर देंगे, एक साबुन घोल देंगे। साबुन या डिटर्जेंट कुछ भी घोल सकते हो आप, उसका विलयन भर दिया। अब आप जानते हो साबुन या डिटर्जेंट का अपन ने प्रयोग किया है बचपन में गुब्बारे फुलाने में, लेके नलची से फुलाते थे अपन, फुलाते थे नहीं फुलाते थे ना सभी। तो देखो यहाँ पे भी जैसे ही इसमें क्या होगा, ये गैस निकलेगी H2 गैस, तो H2 गैस साबुन के विलयन में प्रवाहित होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो गैस और साबुन का विलयन, यहाँ पर बुलबुले उठेंगे। तो देखो H2 गैस से भरे हुए क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बुलबुले उठ जाएंगे, साबुन के विलयन के उठ गए। अब देखो यहाँ पर अपन को पता है भाई इसमें H2 गैस भरी हुई है, परंतु आप सिद्ध करके कैसे बताओगे, तो हाइड्रोजन गैस का एक विशेष गुण होता है ज्वलनशील, क्या होती है, आग पकड़ती है, जलती है। तो यहाँ पर जैसे ही इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाओगे आप बुलबुलों के पास, तो ये क्या हो जाएगा, बुलबुला फूटेगा, तो फट की आवाज आएगी, फूटेगा तो, और हाइड्रोजन गैस जल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फट की ध्वनि के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का दहन हो जाएगा, बुलबुला फूटकर। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर है आपके, एक बार वापस देख लेना। हम एक परख नली लेंगे, परख नली लेकर इसमें क्या कर देंगे, जिंक धातु के टुकड़े भर देंगे, क्रश करके फोड़ कर, और तनु H2SO4 डाल देंगे, कोर्क पैक कर देंगे, स्टैंड पे लगा दिया, व्यवस्था कर दी। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही तनु H2SO4 जिंक से क्रिया करेगा, क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, लवण बन जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस नलिका की सहायता से निकाल लेंगे। से साबुन के पानी के विलयन में प्रवाहित करने पर क्या होता है, साबुन के पानी में H2 गैस के भरे हुए बुलबुले बनते हैं। इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर क्या होता है, फट की ध्वनि के साथ इसका दहन होता है। इससे सिद्ध होता है कि इन बुलबुलों में क्या है, हाइड्रोजन गैस, इनके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। क्लियर है आपके, तो ये 2 एग्जांपल आपके हो गए। तो दोनों में से आप यहाँ पर H2SO4 की जगह HCl भी आप ले सकते हो, तो HCl में अपन को संतुलित अपन को हिसाब से कर देंगे। हो गए। तो अब देखो अगला एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो आपके कॉपी में 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, नोट्स में PDF में, इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो, बुक में नहीं था बस, तो लिख लो, कोई परेशानी है ही नहीं हमें।
अब देखो यहाँ पर आप अगली धातु ले लो, तीसरे एग्जाम्पल में जिंक की जगह आप और भी तो धातु ले सकते हो। धातु की आपको क्या करानी है, अम्ल से क्रिया करानी। तो जिंक धातु की क्रिया में आप उसकी जगह आप मैग्नीशियम धातु ले लो और HCl से क्रिया करा दो। यहाँ पीछे एक्वस लिखना जरूरी है क्योंकि जलीय विलयन रहेगा तभी वो क्या होगा, विलयन तनु होगा। करवा दी। अब देखो क्या होगा, मैग्नीशियम की संयोजकता आप जानते हो सेकंड ए वर्ग का तत्व है तो +2 होती है, तो 2Cl- से क्रिया कर लेगी, MgCl2 बन जाएगा। तो देखो MgCl से क्रिया करेगी तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है लवण के रूप में, और प्लस क्या निकलेगा, देखो हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो कहता है जो लवण के साथ क्या बन जाएगा, H2 गैस, और तीर का निशान लगा दिया, इनकी गैस ऊपर उड़ती है यहाँ पर। अब देखो संतुलित करना है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो 2 लगा दो, तो 2 हाइड्रोजन H2 के रूप में और 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़कर ये बना दे। इसके अलावा आप आयरन भी तो ले सकते हो, तो एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। धातु के रूप में आप कोई सी भी धातु ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब आयरन ले लिया अपने, लोहा ले लिया, यह आयरन ठोस अवस्था में धातु है। अब आप इसकी क्रिया अम्ल से कराओगे, अम्ल में आप H2SO4 लो या फिर अम्ल में आप HCl लो, तो अब जैसे माना कि एक बार और H2SO4 लेके देख लेते हैं अपन, HCl तो ऊपर ले लिया अपन, तो रिएक्शन देखो क्या होगा, FeSO4 से क्रिया करेगी, क्या बन जाएगा, FeSO4 का लवण बन जाएगा एक। लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। और क्या बन सकता है आपके पास, देखो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो ये H2 गैस निकल गई। यानी कि स्पष्ट होता है कि कोई भी धातु जो होती है अम्ल से क्रिया करती है तो लवण बनाती है, और H2 गैस क्या होती है, निष्कासित होती है। तो यहाँ हमारे पास सिद्ध हो गया, तो दूसरा कैरेक्टर हमारे पास हो जाता है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तीसरा देखो, अब आप तीसरा मुख्य गुणधर्म है हमारे पास, अम्ल की धातु से क्रिया तो हमने करा दी, अब क्षार की भी धातु से क्रिया करा के देख लो, तो थर्ड आता है हमारे पास क्षार की धातुओं से क्रिया। अम्ल धातु से क्रिया करके क्या कर रहे थे, अभी लवण बना रहे थे और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे थे। अब देखो क्षार की धातु से क्रिया करा दो आप। अब क्षार में यहाँ पर क्या होता है, हर एक धातु से क्रिया नहीं करते क्षार कुछ फिक्स धातु हैं, जैसे यहाँ पर जिंक ले सकते हो आप, एल्यूमिनियम ले सकते हो, टिन ले सकते हो। तो देखो टिन, जिंक, टिन, Sn टिन धातु होती है, नाम लिख देता हूं मैं, Sn परमाणु होता है टिन का, और एल्यूमिनियम ETC, इन्हीं धातुओं से क्रिया करती है। ये आपके लिए क्या है, मेन चीज़ है, यहाँ पर ध्यान देना। मैं इसको गोले में बंद कर देता हूँ। क्षार कुछ धातुएं जैसे जिंक, टिन और एल्यूमिनियम आदि ये क्या करते हैं, इनसे क्रिया करते हैं, और क्रिया करके क्या करते हैं, एक तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस ये भी क्या हो जाएगा, उत्पन्न करता है। तो हम कहेंगे जिंक धातु, टिन धातु और एल्यूमिनियम धातु प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में आपको बताया था मैंने, NaOH होता है, KOH होता है, उनसे क्रिया करके लवण बनाते हैं और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। परंतु सभी धातुएं यहाँ पर क्षार से क्रिया नहीं करती। अब देखो आप एक दो रिएक्शन करा के देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 की अपन बात कर लेते हैं। क्षार में आप कोई सा भी ले लो, क्षार में जैसे आपने प्रबल क्षार के रूप में NaOH ले लिया, कोई परेशानी है क्या आपको इसमें, नहीं है ना। NaOH ले लो आप, तो तीनों एग्जाम्पल में आप NaOH ले सकते हो, आप KOH ले सकते हो। बुक में आपके NaOH था, इसलिए ये वाला ही मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमेशा बुक में से पूछा जाता है। ये क्षार के रूप में हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। क्षार की क्रिया किससे करवानी है अपन को, धातु से करवानी है। धातु से करानी है तो देखो ये 3 धातुएं हैं मेन, तो तीनों को ले लिया अपन। जिंक धातु ले ली, ठोस होती है, टिन धातु ले ली, ठोस होती है, और एल्यूमिनियम धातु हमने ले ली, ठोस होती है। अब आपको ये अच्छे से पता है कि भाई क्षार प्रबल है, धातु से क्रिया करते हैं, लवण बनाएंगे और कौन सी गैस देंगे, H2 गैस। अब ध्यान दो लवण कैसे बनता है। यहाँ पर देखो एक चीज, जिंक धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और यहाँ तो बनेगा ZnO2 जिंक ऑक्साइड, और सोडियम भी साथ में जुड़ जाता है। तो जोड़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ, सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे भी देखो। तो ध्यान दो, धातु कोई सी भी क्रिया करेगी तो ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, तो उसकी धातु के साथ क्या कर दो, 2 ऑक्सीजन जोड़ दो आप। पहली बात तो 2 ऑक्सीजन जोड़ने के बाद जिसमें आगे सोडियम, तो 2 सोडियम रहेंगे। इसको बोलते हैं यहाँ पर सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। और क्या बन जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो अपन वो कहता है हाइड्रोजन गैस निकलती है तो निकाल दें,
संतुलित तो अपन ही करेंगे। तो देखो संतुलित में क्या हो जाएगा, जिंक धातु कितनी है 1, जिंक धातु कितनी है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है देखो 1, तो आगे कितना लगाओगे आप 2, ऑक्सीजन 2 हो गई, सोडियम कितने 2, ये देखो सोडियम कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2, ये हाइड्रोजन 2 हो गई संतुलित। अब आप इसको बना के देखो, NaOH की क्रिया 3 धातु से कराओगे तो मैंने आपको बताया था धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके SnO2 बन जाएगा यहाँ तो एक तो हो जाएगा आपके SnO2 और आगे क्या है सोडियम, तो सोडियम ले लो 2, तो ये Na2 हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो सोडियम है और ये क्या है Sn टिन होता है तो इसको स्टेनाइट बोलते हैं। तो ये जो बनता है इसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखना पड़ेगा आपको, सोडियम स्टेनाइट का आपके पास निर्माण हो जाएगा। और निकलने वाली क्या है H2 गैस। संतुलित करोगे हाइड्रोजन 2 है, आगे 2 लगा दो तो 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 2 हो गई, ये ऑक्सीजन 2 हो गई, टिन के सोडियम 2 है। क्लियर। तीसरी रिएक्शन भी सेम होने वाली है, कोई नई बात तो है नहीं। यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम धातु कर रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी 2 से, Al2O2 बन जाएगा, सॉरी AlO2 बन जाएगा ऑक्सीजन से क्रिया करके। बचा क्या सोडियम, ये सोडियम से क्रिया करके Na2 आगे लग जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम का यौगिक है सोडियम एल्यूमिनेट, ये बन गया आपके पास। इसके बाद निकलने वाली क्या है हाइड्रोजन गैस, तो H2 गैस निकाल देंगे, संतुलित कर देंगे 2 लगा के, हो गया क्लियर। 3 एग्जाम्पल हमारे पास हो जाते हैं। अब देखो इसके बाद 4th आता है अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, चौथी अभिक्रिया अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अम्ल की आपको क्या करानी है, धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करानी है। अब देखो अम्ल तो आप जानते हो HCl ले लो, आप H2SO4 ले लो, उसकी धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु परमाणु रहेगा और उसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ी रहेगी तो क्या हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। उससे आप क्या करा दो, क्रिया करा दो। अब देखो यहाँ पर जैसे आप अम्ल के रूप में एक एग्जाम्पल में तो HCl ले लो, ले लिया आपने HCl, दूसरे में भी माना कि अम्ल के रूप में आप HCl ले लो, 2 अपन ने क्या कर लिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए। HCl तो क्या है यहाँ पर प्रबल अम्ल है, सब जानते हो। अब इसकी क्रिया धात्विक ऑक्साइड से करानी है। जैसे आप जिंक धातु ले लो, ये Zn जिंक धातु का ये ऑक्साइड हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, वही HCl अम्ल ले लिया, धातु कॉपर ले लो तो कॉपर का ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या है आपके पास जिंक ऑक्साइड, जो क्या है आपके पास एक धात्विक ऑक्साइड है। क्लियर हो गया आपके पास। और ये क्या है यहाँ पर आपके पास अम्ल है। क्लियर। ये क्या हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, ये भी क्या हो जाएगा एक धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हो क्योंकि उसको पता है भाई ये धातु है, धात्विक ऑक्साइड है ये। अभी क्रिया कराएंगे अपन दोनों की, तो देखो क्या बन सकता है, क्या कहा है कि भाई अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा, क्या बनने वाला है हमें पता नहीं है। क्रिया करा दो आप, तो ये किस में टूटेगा, Zn तो +2 में और ऑक्सीजन -2 में संयोजकता के हिसाब से, तो Zn प्लस किससे क्रिया करेगा, अम्ल H+ देगा और Cl-, तो इसका प्लस इसके माइनस से, तो Zn +2 क्या हो जाएगा Cl से क्रिया कर लेगा, तो Zn Cl से क्रिया करेगा। और आप जानते हो Cl की 1 होती है, Zn की 2 होती है +2, तो जिंक क्लोराइड का क्या बन गया आपके पास, लवण बन गया एक। तो और क्या बनेगा अब आपके पास, देखो यहाँ हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन संतुलित करोगे तो जिंक 2Cl है, तो 2Cl करने के लिए 2 लगाओ, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा, क्या निकल जाएगा, जल निकल गया जल। अब देखो आगे इसमें भी धातु ऑक्साइड है, HCl से कॉपर की +2 होती है, तो यहाँ Cl 2 कर दो तो 2Cl होते हैं, CuCl2 बन जाएगा एक, तो CuCl2 का आपके पास लवण बन जाएगा। और क्या बचा भाई, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज विशेष ध्यान रखनी है आपको, यानी कि धात्विक ऑक्साइड अम्लों से क्रिया करके या फिर अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अब इस क्रिया में क्या हो रहा है भाई, अम्ल तो ये है ही सही। अब आपको एक चीज बताई थी, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते तो क्या बनता था, लवण और जल। आपको पता है एक अभिक्रिया ये वाली मैंने आगे बताई थी, अम्ल प्लस क्षार
क्रिया करके क्या बनता था, लवण और जल बनता था। बनता था नहीं बनता था, बनता था ना। तो यहाँ देखो ये तो अम्ल है ना। अगर ये क्षार से क्रिया करता तो लवण जल बनता, परंतु क्षार से नहीं कर रहा फिर भी लवण जल बन रहा है, यानी कि जो जिसने क्रिया कर रहा है वो कौन सा होगा, अम्ल। जिससे क्रिया कर रहा है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होंगे, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ध्यान से सुना, जिस प्रकार अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण जल बनाता है, ठीक उसी प्रकार अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके भी लवण और जल का निर्माण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगर वो आपसे पूछे धात्विक ऑक्साइड क्षारीय क्यों होते हैं तो आप ये आंसर दे दोगे। तो धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि क्षार है और ये अम्ल है, तभी तो लवण जल बना। क्लियर है आपके। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्यों, तो आपका आंसर हो जाएगा जिस प्रकार अम्ल क्षार क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अतः ये तो अम्ल है ही सही, तो दूसरा क्या है यहाँ पर, क्षार, क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। धात्विक ऑक्साइड क्षार की तरह व्यवहार करने का क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्लियर। तो ये क्षार की क्या हो गई, हमारे धातुओं से क्रिया हो गई, सॉरी धात्विक ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया हो गई। 5th नंबर का आता है आपके, देखो इसको मैं मिटा देता हूं, कुछ भी काम नहीं आने वाला ये आपको, क्योंकि दोबारा समझाना है कुछ चीजें। अब आगे देखो, ये तो है धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अब देखो धात्विक ऑक्साइड से तो अम्ल क्रिया कर रहा है, और अधात्विक ऑक्साइड से क्या हो जाएगा, क्षार क्रिया कर लेंगे। तो 5th नंबर का अपने कैरेक्टर्स आता है यहाँ पर, क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अब देखो क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से करानी क्रिया, तो सीधी सीधी बात है, क्षार के रूप में आप NaOH जानते हो, KOH जानते हो, कोई सा भी ले लो आप। जैसे अपन ने एक क्षार ले लिया NaOH, जानते हो। प्रबल क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्षार आप कुछ भी ले सकते हो, KOH तो आप लेते ही रहते हो, वो भी आ जाता है, लेकिन अपन नया क्षार ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये भी क्या है, क्षार है, परंतु ये प्रबल नहीं होता, और ये भी क्या है, यहाँ पर क्षार है, कोई सा भी ले सकते हो आप, दोनों हमने ले लिए। अब इन क्षार की अभिक्रिया आपको किससे करानी है, देखो अधात्विक ऑक्साइड, यानी कि ऐसे ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन तो रहे परंतु सामने यहाँ धातु नहीं रहे, कोई अधात्विक परमाणु। अधातु कौन से थे, पी ब्लॉक के तत्व थे, तो पी ब्लॉक के तत्वों का अपन उदाहरण ले लेंगे। जैसे कार्बन 14वें वर्ग का होता है तो CO2 बन जाता है, तो यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड के रूप में हम क्या ले लें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लें। ये क्या है यहाँ पर, अधात्विक ऑक्साइड, कार्बन अधातु में आती है, अधातु भी हो सकती है यहाँ पर, तो धातु नहीं लिया अपन ने, ये अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी ले लिया अपन ने CO2। तो देखो सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है अपन को, लवण और जल बनाना है। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, तो यहाँ भी वही करना है भाई, क्षार तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल की तरह व्यवहार कर जाएगा, लवण जल बन जाएगा। क्या बन सकता है, यही चीज क्या है हमारे पास मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये सोडियम है, ध्यान से समझना आप, थोड़ा ये डिफरेंट है। सोडियम धातु CO2 से क्रिया करेगी, तो ऐसा कौन सा यौगिक होता है भाई, सोडियम और CO2 है तो रहेगा नहीं। तो देखो यहाँ क्या होगा, सोडियम CO2 से क्रिया करेगी, ये सोडियम ऑक्साइड रहेगा एक तो ये CO2 में ये ऑक्सीजन भी जुड़ जाएगी, तो एक तो जाएगा CO3। CO3 की क्या होती है संयोजकता -2 होती है, तो इसकी 2 यहाँ आ जाएगी और इसकी 1 होती है, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो हमारे पास बना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का लवण बन जाएगा एक तो हमारे पास, और प्लस ध्यान दो और क्या निकल सकता है भाई आपके पास, यहाँ ध्यान दो, जल बनाना है अपन को, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल बना लेंगे। अब वो तो अपन को संतुलित करेंगे, जिसमें ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो अब संतुलित करो, सोडियम कितने हैं, 2 है, आगे 2 लगा दो, हो गया। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 तो ये रही और 2 ये रही, 4 रही, तो 3 तो ये रही और 1 ये रही, होगी 4। हाइड्रोजन देखो 2 और ये हाइड्रोजन कितने, 2, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। तो देखो क्षार ने अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया की, क्या बना लिया, लवण और जल बना लिया। अब आप जानते हो लवण जल कब बनेंगे, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं। तो देखो ये तो क्षार है, तो फिर इसका गुण कौन सा हो जाएगा,
अम्ल की तरह व्यवहार करेगा ये, तभी तो लवण जल बना रहा है। अगर ये अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता तो क्षार से क्रिया होकर लवण जल नहीं बनता। तो इसकी प्रवृत्ति कौन सी हो जाएगी? अधात्व की यहाँ पर अम्लीय प्रवृत्ति। ऐसे ही नीचे वाला ले लेंगे अपन, देखो CO3 वही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CO3 के -2 और कैल्शियम की +2, 2 से 2 कट गया, यह जाएगा। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आपके पास लवण बनेगा और क्या बनेगा? आपके पास जल बनता है। लवण और जल ही तो बनाना है अपन को। तो देखो लवण जल बना दिया, संतुलित कर दो, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, ये कार्बन देखो एक है, ऑक्सीजन 3 और 1 4 है। तो देखो 2 ऑक्सीजन तो ये रही, 2 ये रही, हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 2 संतुलित है। तो ये भी क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। तो अधात्विक ऑक्साइड भी क्या हो जाएगा? अम्लीय प्रवृत्ति का। तो 2 एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे, एक में लिख दिया, दोनों में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो आपके एक क्वेश्चन आता है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्यों? तो रिएक्शन तो आप याद रखते हो पर घुमा दिया उसने। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्यों? तो हम कहेंगे कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अतः अम्ल से क्रिया करके ये क्या कर रहे हैं? क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, अतः ये क्या होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। वो कहेगा अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, क्यों? तो हमारा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि अधात्विक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके, जिस प्रकार अम्ल क्षार क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके क्या करते हैं? लवण जल बनाते हैं। अतः यहाँ पर ये क्षार से क्रिया कर रहे हैं, अम्ल के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए क्या है? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो एग्जाम्पल दे देंगे। हमें क्या करना है बेटा कि ये समीकरण जो है थोड़े से रिएक्शन और समीकरण के लिख के प्रैक्टिस करनी है, तब हमें आ जाए। मैं आपको यहाँ बता तो देता हूँ, पर जब आप इसको पढ़ के छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री है, एक कहावत होती है कि केमिस्ट्री है ऐसी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा। रात को पढ़ो और सुबह तक रिएक्शन गायब हो जाएगी, क्या था कर। तो ऐसे क्या है अपन को, नहीं सुबह की टाइम पढ़ो, आप तो जल्दी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बार बार पढ़ो ताकि भूले नहीं। तो ये हमें क्या हो जाएगी? इस तरह से याद हो जाएगा। अब एक बार फास्टली रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको टॉपिक को। देखो अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म पढ़ रहे थे। पहला गुणधर्म है कि अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, पहला हो गया। दूसरा, अम्ल की धातु से क्रिया, अम्ल धातु से क्रिया करके क्या करते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे अपन 4। फिर देखो इसके बाद क्षार की धातु से क्रिया, क्षार कुछ धातु जैसे जिंक, टिन, एल्यूमिनियम से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। और आगे देखो क्षारों के अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया, क्षार अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण जल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये अम्लीय व्यवहार करता है, इसलिए अम्लीय प्रवृत्ति होती है। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, यानी कि अम्ल क्या कर रहे हैं यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण जल बना रहे हैं, तो ये अम्ल से क्रिया कौन करेगा? क्षार। तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इस प्रकार हमारे क्या होते हैं? रासायनिक गुणधर्म अम्ल और क्षार के कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉच मी।